Good morning, dear students. Dear students, let's start with the second part of India's struggle for independence. In this section, we are going to see about some of the movements that went against the Britishers, that were raised by the Indians against the Britishers. Taken up, you also know that, yes, yesterday we had taken up about the leaders of the revolt. हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, कि इंडिया किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिला. इज दैट क्लियर? सो नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कल हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट लेकर आए थे इन द ईयर 1857. आपको पता है ना, बहुत फर्स्ट रिवोल्ट जो हुआ था वो 1857 में हुआ था, और बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण से ये रिवोल्ट हुआ था. हम लोगों ने देखा था देयर वाज पर्टिकुलरली द डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस आल्सो. इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे ब्रिटिश रूल से, और जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने सारी रियासतों को एक एक कर ओवरकम करना शुरू कर दिया था. राइट? सो बच्चे हम लोगों ने ये देखा था लास्ट में कि इट वाज द लीडर्स कौन कौन से थे जो कि रिवोल्ट के थे. सबसे पहले वी हैड टेकन अप कि बहादुर शाह जफर, ही वाज उस समय द किंग, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर थे, एंड ही वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट. और कहां कहां पे रिवोल्ट हुआ था? रिवोल्ट स्प्रेड इन कानपुर, झांसी, बिहार एज वेल एज इन अवध. और हमने लीडर्स देखे थे. कानपुर के अंदर नाना साहेब एंड टांटिया तोपे वर देयर, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के अंदर इट वाज कंवर सिंह, एंड अवध के अंदर बेंगल हजरत महल, बेगम हजरत महल. राइट? सो दे ऑल वर द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, जिन्होंने रिवोल्ट किया था सबसे पहले अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. बच्चे इसलिए क्योंकि अब हमारे को फ्रीडम चाहिए थी. इंडिया वांटेड टू बी फ्री. इंडिया के ऊपर इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज करते थे ये लोग हमारे इंडियंस के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा तंग करते थे. हमें बहुत हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, हमारे को वही ग्रो करना पड़ता था जो ब्रिटिशर्स कहते थे ग्रो करने के लिए. मतलब फ्रीडम नहीं थी. वी वांटेड फ्रीडम एक्चुअली. तो ये फ्रीडम किसने हमारे को प्रोवाइड करी थी? इट वाज द फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम. Now, dear students, we are going to start with the effects of the revolt. इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट, मतलब रिवोल्ट का क्या इफेक्ट निकल कर आया. बच्चा आपको पता है रिवोल्ट 1857 में शुरू हुआ था, एंड बहुत सारे रीजन्स के अंदर रिवोल्ट स्प्रेड आउट हो गया था. राइट? सो द ब्रिटिशर्स, लेकिन बच्चे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो इसीलिए हम जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने रिवोल्ट को क्रश कर दिया था विद सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स. ब्रिटिशर्स के पास उस समय कैनन्स थे. कैनन का मतलब समझते हो? तोपे थी. उनके पास अच्छे अच्छे बॉम्ब्स थे, उनके पास और अच्छी गन्स थी. लेकिन इंडियंस के पास ना इतने अच्छे अभी तक, मतलब ये व्हाट यू से, मतलब दे वर नॉट हैविंग दैट मिलिट्री टेक्निक्स विद देम. इनके पास मिलिट्री की बहुत कम चीजें थी, लेकिन ब्रिटिशर्स वर टोटली इक्विप्ड विद देम. इज दैट क्लियर? इंडिया तो अभी भी तलवारों के साथ ही हम काम करते थे. अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई वाली मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, तो मणिकर्णिका के अंदर आपको पता लगा होगा कि हाउ डिड शी फाइट. जो उसमें फाइट दिखाई है ना, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाली फाइट है, और उसमें शी डाइड आल्सो, रानी लक्ष्मीबाई. राइट? So बच्चे, what was the outcome of the revolt? It was significant as it brought an end to the rule of the East India Company. Is that clear? इन्होंने क्या बताया? जब ये रिवोल्ट, बच्चे कोई एक दिन में नहीं, मतलब रिवोल्ट भी बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चला, और ये रिवोल्ट 1857 में तो फर्स्ट फाइट थी, ओवर द इयर्स चलता गया. और इंडिया को जाकर फ्रीडम किस ईयर में मिली थी? इट वाज इन 1947. देखो, फर्स्ट रिवोल्ट के अराउंड 90 इयर्स के बाद इंडिया गॉट फ्रीडम. इज दैट क्लियर? बच्चे, यू शुड बी रिमेंबरिंग द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. तो जब रिवोल्ट हुआ ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब वहां से हट गई. इट वॉज आफ्टर फर्स्ट रिवोल्ट, एंड द ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो अभी का हमारा ब्रिटेन की जो क्वीन है ना, दे टुक ओवर इंडिया देन. इज दैट क्लियर? उन्होंने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर ले ली. द गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस्ड बाय द वाइसरॉय. पहले गवर्नर जनरल होते थे, नाउ वाइसरॉय केम who became the representative of the crown, and they were the representatives, मतलब उनके क्राउन के बिहाफ पे काम कर रहे थे. So just try to understand. तो पहले viceroys were there, but now the representative of the crown came, and this
paved the way to India's freedom struggle. अब धीरे धीरे इसी तरह से अब हम लोग freedom struggle की तरफ बढ़ने लगे. Is that clear? So बच्चे, you should be remembering it was the first revolt which was in 1857. फर्स्ट रिवोल्ट का इफेक्ट ये आया कि पहले सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन अब ये कंट्रोल किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास. अब क्वीन बिकेम द, मतलब क्वीन के अंडर इंडिया आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर, और उन्होंने गवर्नर जनरल्स को खत्म कर दिया और वॉइसरॉयज आ गए. वॉइसरॉयज यूज्ड टू वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन ओनली. टुवर्ड्स फ्रीडम, yes, towards freedom. Right? In towards freedom, the period after the revolt of 1857 was one of the political awareness. Is that clear? 1857 बच्चे इतना अच्छा पीरियड रहा था कि इसके अंदर अब लोगों को भी लगने लगा था कि हाँ, they have to fight against the Britishers. मतलब बहुत सारे लोग जाग गए, उनको ये लगा कि अगर ये लोग फाइट कर सकते हैं तो they also got united and they also revolted against the Britishers. The Indians understood the real nature of the British rule. Indians को पता लग गया कि जो Britishers है ना, वो बहुत कनिंग है. ये किस में बिलीव करते हैं? डिवाइड एंड रूल. ये हमारे को कभी भी ग्रो नहीं करने देंगे. एंड रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल. तो इसीलिए अब लोग धीरे धीरे कर इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर इन्होंने एक बहुत फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ने लगे और इन्होंने इकट्ठे होकर ग्रुप्स बनाने शुरू किए एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम. राइट? सबको ये पैरा समझ आ गया? पहले इंडियंस इतने यूनाइटेड, आप बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, वो सारी स्टेट्स ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कुछ राजाओं और दूसरे राजाओं के कॉन्स्पिरेसी कर देते थे. लेकिन अब इन लोगों को सबको समझ आ गया, ब्रिटिशर्स आर नॉट देयर फॉर इंडियंस. ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना फायदा निकालना चाहते हैं. दे नो दे हैव द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो इसीलिए अब धीरे धीरे सारे इंडियंस इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए फाइट करना शुरू कर दिया. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी मूव अहेड. इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो बच्चे, एज अ रिजल्ट Indian National Congress was formed in the year 1885. You should be remembering, Indian National Congress को फॉर्म किया गया था किस ईयर में? 1885 से 1885 में A.O. Hume. And the first session of Congress was held in Bombay in December 1885. See to it. 1857 में तो फर्स्ट स्ट्रगल हुआ था, अब धीरे धीरे सब इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप किया गया था. जो आज की प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी है ना, इसकी रूट्स वही पुरानी कांग्रेस वाली हैं. इज दैट क्लियर? राइट? एंड यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय W.C. बैनर्जी. किसने प्रिसाइड ओवर किया था इसको? W.C. बैनर्जी. एंड वाज अटेंडेड बाय और कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स ने. बच्चे, कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. जो कांग्रेस थी ना, वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था. एक कौन था? मॉडरेट्स, और एक कौन सा था? रेडिकल्स. इज दैट क्लियर? राइट? तो बच्चे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स की जो सोच थी ना, वो बिल्कुल ही अलग थी. इज दैट क्लियर? ये लोग क्या सोचते थे? जो मॉडरेट्स थे, दे डिमांडेड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब इनको ये था कि हमारे को कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहिए. कोई बात नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. इज दैट क्लियर? बस ये क्या कहते थे, जो लॉज बनते हैं, हमारे को लॉ मेकिंग बॉडी में इंडियंस होने चाहिए. इज दैट क्लियर? ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इंडियंस होने चाहिए. जितनी भी मीटिंग्स हों, जितनी भी स्पीचेस हों, उसमें पीसफुल मेथड्स का यूज करना चाहिए. इज दैट क्लियर? लेकिन बच्चे, रेडिकल्स बिल्कुल अलग सोच के थे. They demanded complete independence. रेडिकल्स कहते थे हमारे को कोई ब्रिटिश रूल अपनी कंट्री में नहीं चाहिए. Britishers should move out of India. Is that clear? रेडिकल्स क्या चाहते थे बच्चे? कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए. या आउट ऑफ इंडिया. बट मॉडरेट कहते थे चाहे ब्रिटिश रूल रहे, लेकिन इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और लॉ मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर. इज दैट क्लियर? और हमारे को बड़े पीसफुल मेथड्स का यूज करना चाहिए. राइट? लेट्स सी कौन कौन से लीडर्स थे जो मॉडरेट्स के थे. दे वर दादा भाई नारोजी. इज दैट क्लियर? राइट? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले. They were the main leaders of the moderates, right?
और रेडिकल्स में कौन था बच्चे? लाला राजपत राय वॉज देयर, बाल गंगाधर तिलक वॉज देयर, विपिन चंद्र पाल वॉज देयर. इज दैट क्लियर? राइट. लाल और पाल के नाम से जाने जाते थे ये. आप देखो इनका नाम, लाला राजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, विपिन चंद्र पाल पाल. इज दैट क्लियर? राइट. तो रेडिकल्स हमेशा वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है बच्चे जिन्होंने हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किया था. नाउ बच्चे लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड दिस न्यू टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. बच्चे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बंगाल था ना वो लार्जेस्ट प्रोविंस था ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये क्या इंक्लूड करता था? बिहार, उड़ीसा, प्रेजेंट डे जो उड़ीसा है, एंड असम ऑल्सो. मतलब बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था, और उस समय बंगाल के अंडर बिहार भी आता था जो प्रेजेंट बिहार है, प्रेजेंट उड़ीसा है और प्रेजेंट असम है. Now the British government in 1905 divided Bengal into two parts. तो बच्चे यहाँ पर क्या था कि 1905 के अंदर राइट इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ना बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Lord Curzon, the Viceroy of India, announced the partition of Bengal into East and West Bengal. तो बच्चे लॉर्ड कर्जन, ये याद रखना है नेम. लॉर्ड कर्जन वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया. वाइसरॉय मैंने आपको बताया ना, हु इज अ वाइसरॉय? वाइसरॉय इज पर्टिकुलरली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. इज दैट क्लियर? कौन होते हैं वाइसरॉयज? जो कि क्राउन जो होता है, मतलब क्राउन मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे. और ये देखो यहाँ पर an officer who exercises his powers on the behalf of the king or queen. Is that clear? मतलब आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में तो क्वीन है. Is that clear? Right? तो हमारा जो क्वीन एलिजाबेथ के अंडर हमारी मतलब चले गई थी, हमारी कंट्री का सारा कंट्रोल क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर था. अब क्वीन एलिजाबेथ इंडिया में तो आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे कुछ ऑफिसर्स को इंडिया में अपॉइंट कर दिया था, एंड वॉइसरॉय कहते थे उनको. ये वॉइसरॉय ऑन द बिहाफ ऑफ किंग और या क्वीन के बिहाफ पे काम करते थे. इज दैट क्लियर? तो बच्चे लॉर्ड कर्जन ने ना क्या किया? Lord Curzon, the Viceroy of India, announced the partition of Bengal into East and West Bengal. तो इन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में. एक ईस्ट बंगाल कर दिया और एक वेस्ट बंगाल कर दिया. Is that clear? And this infuriated leaders of Indian National Congress. इससे बच्चे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना उनको बहुत गुस्सा लगा, and they protested against the partition and launched the स्वदेशी movement. Is that clear? जितने भी ये ब्रिटिशर इंडियंस थे, इंडियंस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने क्यों पार्टीशन किया. बच्चे उन्होंने तो इसलिए पार्टीशन किया क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था. इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इसको इजी कंट्रोल के लिए ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल. लेकिन इंडियंस को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. दे वेंट अगेंस्ट इट. उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि बच्चे कंट्री तो हमारी कंट्री पे रूल वो लोग कर रहे थे और गलत तरीके से रूल कर रहे थे, तो हमारे पास तो फ्रीडम ही नहीं रह रही थी. इज दैट क्लियर? ना हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते थे, ना लॉ मेकिंग के अंदर. तो इसीलिए इन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया, एंड दैट मूवमेंट वाज नोन एज स्वदेशी मूवमेंट. व्हाट डज स्वदेशी मूवमेंट स्टेट? स्वदेशी मूवमेंट began to protest against the partition of Bengal. स्वदेशी मूवमेंट में जितने भी लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया बंगाल की पार्टीशन के लिए, and the leaders of this movement asked the people to boycott all the British goods. बच्चे पता है आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था ना इंडिया की हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो गई थी. इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल्स सप्लायर रह गया था और हमारे पास कोई भी रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं था. क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स ही नहीं थी अब हमारे पास अच्छी. तो ऑटोमेटिकली क्या था, हमारे गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होते थे हमारी कंट्री में. तो उस समय खादी जो था स्टफ, वो इंडियन स्टफ था. इज दैट क्लियर? कभी देखा है गांधी जी की कोई पुरानी अगर आपने मूवी देखी हो तो गांधी जी चरखा चलाते हुए, राइट? तो जो चरखे से वो जो सूत निकलता था ना, उससे हम लोग क्या बनाते, सूत का मतलब थ्रेड निकलता था, उससे खादी बनाई जाती थी. इज दैट क्लियर? वो स्वदेशी मींस इंडियन मूवमेंट. तो यहाँ पर इन्होंने अब क्या करना शुरू किया कि जितना भी कपड़ा जो बाहर से आ रहा था, जो भी इंपोर्टेड गुड्स आ रहे थे,
उन सारे इंपोर्टेड गुड्स को इन लोगों ने क्या किया, जलाना शुरू कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे को कोई भी बाहर वाला गुड नहीं यूज करना है, हमें सिर्फ इंडियन गुड्स का यूज करना है, स्वदेशी गुड्स का यूज करना है। इज दैट क्लियर? किसका यूज करना है एवरीबॉडी? इंडियन गुड्स, स्वदेशी गुड्स। यस, इंडियन गुड्स और स्वदेशी गुड्स। तो बच्चे पता है आप लोगों को, सारी इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस इस मूवमेंट के अंदर आ गए। उन्होंने जो कपड़े भी, अगर उनके पास कोई फॉरेन के कपड़े थे, इंग्लैंड से आए हुए कपड़े थे, तो उन्होंने वो कपड़े तक, कोई चीजें जो इंपोर्टेड थी वो भी जलानी शुरू कर दी, क्योंकि ये मूवमेंट या बॉन फायर के अंदर। सो यहाँ पर दिस वॉज बॉयकॉटिंग ऑल द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे ये लोग। पब्लिक प्लेसेस में जलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इज दैट क्लियर? बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज फायर्स बनाई और ये सारा कुछ जलाना शुरू कर दिया। द पीपल वर इनकरेज्ड टू यूज द आर्टिकल्स मेड बाय इंडियन आर्टिसंस एंड मैन्युफैक्चरर्स, और लोगों को ये इंस्पायर किया गया कि आप लोग वही प्रोडक्ट्स का यूज करो जो इंडियंस बना रहे हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, तभी तो इंडिया की इंडस्ट्री डेवलप होगी। Is that clear? Right? So बच्चे let's see to it. सबसे बड़ा रोल यहाँ पर किसने प्ले किया था स्वदेशी मूवमेंट में? महात्मा गांधी ने। Who played the role? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी was a greatest Indian leader who led the Indian people to fight for the freedom from the British rule. Is that clear? In which year was Mahatma Gandhi born, बच्चे? Mahatma Gandhi was born in 1860. महात्मा गांधी यस, महात्मा गांधी वॉज अ बैरिस्टर। आपको मैं वैसे ही महात्मा गांधी की थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ। ही वॉज अ बैरिस्टर, मतलब बैरिस्टर का मतलब लॉयर। इज दैट क्लियर? तो बच्चे ये ना साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में आपको पता है वो इक्वेटर के पास है, तो वहां पे ना लोग जो हैं उनका जो कम्प्लेक्शन था ना वो बहुत डार्क होता है, बहुत डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर होता है वहां के लोगों का। तो वहां पर ना लोगों को बहुत अच्छा, वहां पर भी ब्रिटिश रूल था, लोगों को ना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। इज दैट क्लियर? इंडियन पीपल को भी ब्लैक पीपल ही कहा जाता है। और ये लोग क्या करते थे, स्किन के बेसिस पे ना, अरे हम तो ब्रिटिश हैं, वी आर वाइट इन कलर, यू आर ब्लैक इन कलर, तो हमें बड़ा नीचा देखते थे, बहुत लो देखते थे। उनको लगता था ये तो बहुत गरीब देश के लोग हैं। इज दैट क्लियर? राइट? ठीक है। सो महात्मा गांधी को ना ये चीज अच्छी नहीं लगी, और उनको ना कभी भी लोगों को अपने बराबर नहीं समझते थे ब्रिटिशर्स, उनको बड़ा लो समझते थे, ना ही उनको अपने साथ ट्रैवल करने देते थे, ना ही उनको वो वाली फैसिलिटीज मिलती थी जो ब्रिटिशर्स को मिलती थी। तो गांधी जी को ना ये सब अच्छा नहीं लगा। सो ही बिलीव्ड दैट देयर शुड बी सम वे आउट, जिससे कि हम ये ब्रिटिशर्स को निकाल सकें और ये खत्म कर सकें। So he believed in the principle, इनके 2 principles थे गांधी जी के, truth और non-violence. So under Gandhi's leadership, millions of people from different sections of society joined the freedom movement. बहुत सारे लोगों ने freedom movement को join किया. Peasants and other poor people also joined this movement. Peasants का मतलब जो लोग farmers थे, landless farmers थे, उन्होंने भी join किया, और poor people ने भी स्वदेशी movement को join किया, और उन्होंने भी अपनी इंडिया की independence के लिए fight करना शुरू कर दिया। Now, dear students, the next step was the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. This was one step ahead towards India's freedom. This was one of the reasons why India demanded freedom. वो भी समझें, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। मैसेकर का मतलब क्या होता है? मैसेकर का मतलब होता है जहाँ पे इकट्ठे एक साथ बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कर्नल डायर वॉज देयर, और कर्नल डायर ने, जनरल डायर सॉरी, उन्होंने ना कैनन्स के थ्रू, इवन टैंक्स के थ्रू गोलाबारी करी। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने फायरिंग करी, बहुत ज्यादा राउंड्स चलाए इन्होंने फायर के, और बहुत सारे लोग एक साथ मर गए थे। वहां पे एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी।
लॉट मेनी पीपल डाइड, यू नो, बहुत सारे लोग, अराउंड 400 पीपल वर किल्ड, और 1000 से ज्यादा तो इंजर्ड ही थे। और जलियांवाला बाग में ना अगर हम आज भी जाते हैं बच्चे, तो आप वो कैनन्स, जो उनके कैनन्स के जो राउंड्स होते हैं ना, आप अभी भी देख सकते हो कि दीवारों के ऊपर हैं। इवन वहां पर जो फायरिंग करी हुई है उनके भी बुलेट्स हम लोग अभी भी देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? और कई लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए ना, वहां पे एक वेल था, उस वेल में छलांग लगानी शुरू कर दी, और बहुत सारे लोग तो उसी वेल में रहकर मर गए थे। इज दैट क्लियर? उनको लगा पता नहीं, उन्होंने ना सारी तरफ से ब्रिटिशर्स ने इनको सराउंड कर लिया था। मतलब जो जलियांवाला बाग था, बाग मीन्स पार्क, उस पार्क को ना सर्कल राउंड कर लिया था ताकि कोई भी जना वहां से बाहर ना जा सके। तो ऑटोमेटिकली लोगों को अपनी जान तो बचानी थी वहां से, तो जान बचाने के लिए लोगों ने वेल में छलांग मारनी शुरू कर दी। इज दैट क्लियर? So बच्चे, let's see the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh Massacre. The British government passed a new law called the Rowlatt Act in 1919. बच्चे, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, और इस एक्ट को एक ब्लैक एक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिशर्स के पास इतनी पावर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट इशूइंग अ वारंट। आपको पता है ना, अगर हमें अभी को अरेस्ट करना होता है आजकल, या तो हमारे को एक वारंट दिखाना पड़ता है, तभी हम अरेस्ट हो सकते हैं कि आपने क्या गलती की है, किसके कारण हम आपको कर रहे हैं। लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर किसी को भी अरेस्ट करना है ना, तो वो किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे और वारंट की जरूरत भी नहीं होगी, और उनको विदाउट एनी ट्रायल लंबे समय के लिए भी उनको जेल में डाला जा सकता है। एंड दिस वाज नोन एज अ ब्लैक एक्ट। इसको एक ब्लैक एक्ट empowered the British government to arrest the people without any warrant and imprison them without any trial, और उनको किसी भी ट्रायल के बियॉन्ड वो लोग यहाँ पर इनको इम्प्रिजन कर सकते थे। इम्प्रिजन का मतलब जेल में डाल सकते थे। इज दैट क्लियर? एंड दिस वाज नोन एज अ ब्लैक एक्ट। हम इसको कौन सा एक्ट बोलते थे? ब्लैक एक्ट बोलते। या नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट। अब गांधी जी वाज टोटली अगेंस्ट, ठीक है, और उन्होंने एक सत्याग्रह कैंपेन शुरू किया एंड अपील्ड टू ऑब्जर्व अ स्ट्राइक और हड़ताल। उन्होंने कहा कि हम हड़ताल रखेंगे, एक स्ट्राइक करेंगे। बच्चे, पंजाब में द हड़ताल लेड टू वायलेंस एंड टू इंपॉर्टेंट लीडर्स सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड इन अमृतसर। पंजाब में भी हड़ताल हुई, लेकिन उस हड़ताल के अंदर वायलेंस हो गई। व्हाट इज वायलेंस? लड़ाई झगड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? तो लड़ाई झगड़ा होने के कारण से 2 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरा था सैफुद्दीन किचलू। राइट? व्हाट वर द नेम ऑफ द लीडर्स? सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। बच्चे ना अमृतसर में अरेस्ट किया था। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना चाहा कि ले हमारी लीडर्स को क्यों आपने अरेस्ट किया। तो इसके कारण से एक बहुत पीसफुल सी मीटिंग रखी गई, और ये पीसफुल मीटिंग जलियांवाला बाग में रखी गई थी ऑन 13 अप्रैल 1919। देखो, बैसाखी वाला दिन था 1919। तो मैंने आपको क्या बताया? जनरल डायर था। जनरल डायर को पता लगा, अरे ये तो मीटिंग रख रहे हैं, अगेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया? ऑल अराउंड, मतलब पूरे बाग को उन्होंने सराउंड कर लिया, ब्लॉक कर दी उनकी एंट्री और एग्जिट, कि कोई भी अंदर आ ना सके और कोई भी बाहर ना जा सके। बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर देयर। इज दैट क्लियर? और उन्होंने लगातार वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इज दैट क्लियर? लोगों के पास तो कोई भी वहां पर, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, कोई उनके पास गन्स नहीं थी, कोई तलवारें नहीं थी, नथिंग वाज देयर विद देम। वो अनआर्म्ड थे क्योंकि वो एक पीसफुल गैदरिंग थी। तो बच्चे, नियरली 400 पीपल वर किल्ड एंड ओवर 1000 वर इंजर्ड। देखो, 400 लोग मर गए थे इकट्ठे जब मरे, तो इसीलिए हम इसको जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग मैसेकर। So बच्चे, this incident enraged the entire nation। अब सारे नेशन में इस, मतलब ये जो इन्होंने स्टेप लिया था ना जनरल डायर ने,
ही वॉज टोटली क्रिटिसाइज्ड इन द टोटल कंट्री। अब सारी कंट्री के लोग एजिटेट होने शुरू हो गए कि नहीं, हमारे को तो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से बाहर चाहिए। बच्चे, जलियांवाला बाग अगर हम आज भी जाते हैं ना, अमृतसर के अंदर है, अब तो इट्स अ मॉन्यूमेंट काइंड ऑफ अ थिंग ओनली। वहां पे आज भी आप देख सकते हो कि उन्होंने जो बुलेट फायरिंग करी थी ना, उसकी बुलेट्स अभी भी वॉल्स में है। कहीं जगह तो ब्लड स्टेन्स तक भी थे। इज दैट क्लियर? और एक वेल था वहां पर, और उस वेल के अंदर बहुत सारे लोगों ने छलांग लगा दी थी बचने के लिए बुलेट से, लेकिन वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, तो कितने लोग वहीं पर मर गए थे। या दे डाइड देयर ओनली। नाउ बच्चे, सी रिमेंबर द ईयर्स। स्वदेशी मूवमेंट कौन से ईयर में शुरू हुआ था एवरीबॉडी? 1905 में। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर कौन सा आया था? जलियांवाला बाग मैसेकर कौन से ईयर में हुआ था? 1919। अब बच्चे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कौन सी मूवमेंट आएगी? नॉन कोऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन कोऑपरेशन? मतलब कंप्लीट स्वराज चाहिए। हम लोग बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, राइट? हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रह सकते। हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। इंडिया को अपना रूल चाहिए। एंड वी फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। हमने किसको फॉलो किया था? प्रिंसिपल्स को, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ और नॉन वायलेंस ये किसके प्रिंसिपल्स थे? ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे। किसके प्रिंसिपल्स थे एवरीबॉडी? गांधी जी के प्रिंसिपल। Let's try to understand and read this. The non-cooperation movement was launched by Gandhiji in 1920. The main objective of this movement was to attain Swaraj, self-rule, with the principles of truth and non-violence. The methods of the movements were boycott of the government schools, colleges, offices and the British institutions. जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स ब्रिटिशर्स के अंदर थे, कॉलेजेस ब्रिटिशर्स के अंदर थे, ऑफिसेस ब्रिटिशर्स के अंदर थे, उन सबको बॉयकॉट करना। नॉन कोऑपरेशन का मतलब तो यही हुआ कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना। सेकेंडली, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, फॉरेन गुड्स यूज नहीं करने हैं। थर्ड वॉज giving up of the titles and honors conferred by the British. Boycott जब हम किसी के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। Is that clear? मतलब boycott, not going to use the foreign goods now. Is that clear? Right? Next is giving up the titles and honors conferred by the Britishers. मतलब जो titles and honors, बच्चे किसी को सेठ जी बोलते थे, किसी को सर बोलते थे, किसी को कुछ, ये टाइटल्स होते थे नाम के आगे जो ये लोग लगवा देते थे ऑनर करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडियंस को। तो जिन इंडियंस के पास ये टाइटल्स थे, उन्होंने अपने टाइटल्स को डू अवे कर दिया, गिव अवे कर दिया। इज दैट क्लियर? राइट? उन्होंने कहा कि हम ये टाइटल्स नहीं रखेंगे, वी डोंट वांट टू बी वी डोंट वांट दीज टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, राइट? नाउ बच्चे, लेट्स सी द लास्ट सेक्शन। इन 1922 द मूवमेंट टुक अ वायलेंट टर्न। बच्चे, अभी तक तो ना काम बड़े आराम से चल रहा था, मतलब ये लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे। अब बच्चे, कई लोगों ने देखा यार ये गांधी जी तो बड़े सॉफ्ट हैं, गांधी जी तो बिल्कुल नॉन वायलेंस रखते हैं, तो कई लोग इनके ग्रुप्स में से निकलकर ऐसे आए जो कि लड़ाई झगड़े में बिलीव करते थे। इज दैट क्लियर? उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में हमारे को आंसर करना पड़ेगा। अगर ये फायर कर रहे हैं तो हमें भी फायरिंग करनी पड़ेगी इनके ऊपर। इज दैट क्लियर? तभी ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से बाहर जा सकते हैं। सो बच्चे, इन 1922 द मूवमेंट टुक अ वायलेंट टर्न इन चौरी चौरा, अ विलेज इन उत्तर प्रदेश. A procession of peasants were fired at by the police. The peasants in turn burned down the Chauri Chara police station and killed 22 policemen. Gandhi of the immediately. Right? आपको पता लगा, चौरी चौरा एक विलेज है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे कुछ पीजेंट्स को, मतलब पीजेंट्स का एक प्रोसेशन का मतलब खूब सारे पीजेंट्स इकट्ठे जाकर एक मीटिंग करने जा रहे थे या कहीं एक ग्रुप के अंदर जा रहे थे, तो उन
पीजेंट्स के ऊपर। किसने फायर किया? वहां के जो लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो अब इन पीजेंट्स को भी बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन ही जला दिया। और उस पुलिस स्टेशन को जलाने के कारण से 22 पुलिसमैन 22 पुलिसमैन डाइड, राइट। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, तो क्योंकि उनके तो प्रिंसिपल्स ट्रुथ के और नॉन वायलेंस के थे। व्हाट इज नॉन वायलेंस? जहां पर वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। दैट क्लियर। सो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया। So, dear students, these were the series of movements that took place and led finally to the India's freedom.